हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ओके, और इसकी एक्सेप्शंस भी डिस्कस करेंगे। ये आपका कॉर्पोरेट लॉ का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ और उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, तो आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को। देखिए, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इट इज़ नेसेसरी फॉर एन आउटसाइडर टू नो एंड अंडरस्टैंड द एमओए एंड आर्टिकल ऑफ अ कंपनी। ठीक है, मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक डिटेल में बता दिया था, तो आपको वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना है। ठीक है, तो उसमें क्या था, अब हम यहाँ पे क्यों कंस्ट्रक्टिव जो नोटिस है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। देखो, जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस था वो एक आउटसाइडर के लिए कंपलसरी करता है कि देखो, एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो लोगों को कंपनी से डील करने से पहले, जो भी आउटसाइडर कंपनी से डील करना चाहते हैं, उनको एमओए और एओए को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, but it is not necessary for him to be conversant with the internal or indoor management of the company। देखो, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अकॉर्डिंग एमओए और एओए पढ़ना ज़रूरी है, बट क्या इंटरनल अफेयर्स हो रहे हैं, क्या कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट है, ये एक आउटसाइडर को पता होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एक, इट इज़ द लेजिटाइमेट राइट ऑफ एन आउटसाइडर to assume that company has correctly carried out the internal procedure। यानी कि एज ए आउटसाइडर आप लोग यही मान के चलेंगे कि कंपनी ने जितनी भी इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैं, आपकी उस डील से रिलेटेड जितने भी इंटरनल प्रोसीडिंग्स है, जो भी कार्यवाही ज़रूरी थी वो कंपनी ने कर ली है। ठीक है, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन आप कंपनी के साथ करोगे उससे जुड़ी हुई जो भी आपकी इंटरनल डीलिंग्स है वो कंपनी ने कर ली होंगी, तो इसके लिए हमें अलग से इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस assumption और बिलीफ ऑन द पार्ट ऑफ एन आउटसाइडर डीलिंग विद अ कंपनी इज रेफर टू एज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट किससे जुड़ा हुआ होगा? कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट से। तो जो भी आउटसाइडर कंपनी के साथ डील करने वाला है, उसको ये मानने की ज़रूरत नहीं है, उसको ये एज्यूम कर लेगा कि कंपनी ने अपनी इंटरनल प्रोसीडिंग्स पूरी कर ली होगी। ठीक है, जबकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ये होता था कि एक आउटसाइडर को कंपनी का एमओए और एओए पढ़ना ज़रूरी है, बट उसके लिए इंटरनल प्रोसीडिंग्स को देखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जब इंटरनल प्रोसीडिंग्स पूरी हो गई है, जब ये अजम्पशन एक लेकर चलता है आउटसाइडर, तो इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ओके, अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको हाईलाइट की यहाँ पे किया है, यानी कि काफ़ी बड़े अक्षरों में मैंने लिखा है। क्यों, रीज़न क्या है, इससे आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपका कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम लोगों का यही मोटिव है। ठीक है, सो द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट्स ए कंपनी फ्रॉम आउटसाइडर। ध्यान रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा डॉक्ट्रिन है जो कि एक कंपनी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटसाइडर्स, और वो है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्योंकि एक आउटसाइडर के लिए कंपनी के एमओए और एओए को पढ़ना ज़रूरी है डील करने से पहले। जबकि जो डॉक्ट्रिन है इंडोर मैनेजमेंट का, वो प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स को। किससे? डीलिंग विद द कंपनी, यानी कि आउटसाइडर्स अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी ने इंटरनल प्रोसीजर्स अपना पूरा कर लिया है। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम आगे करते हैं। तो जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो क्या हैं? देखो, द कंपनी इंटरनली मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इट्स आर्टिकल्स। इंटरनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि कंपनी को इंटरनली अपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो एक्टिविटीज़ लिखी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ठीक है,
If the articles of the company have the provision that a director who has a personal interest in a contract with an outsider cannot vote, the outsider need not investigate if such director has voted for the resolution or not. देखो सपोज आपको ये बताया गया है कि मान लो कंपनी के आर्टिकल में लिखा गया है कि अगर एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टर का अगर पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो वोटिंग नहीं करेगा उसमें, उस रेजोल्यूशन में वो डायरेक्टर जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है वो वोटिंग नहीं करेगा। तो एक आउटसाइडर को जिसके साथ उस डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट है उसको ये एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको ये एज्यूम करने की ज़रूरत है, मतलब वो ये मान के चलेगा कि ये सब इंटरनली यानी कि उसने वोट नहीं किया है, ये वो मान के चलेगा कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया गया है, इंटरनल प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविज़न था कि वो पर्सन जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है वो वोट नहीं करेगा, ठीक है। The outsider need not investigate if the meeting that passed the resolution had the required quorum, क्योंकि मीटिंग में ना आपको ये वर्ड्स मैं करवाऊंगी इनकी मीनिंग। मीटिंग में quorum मतलब जो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए कंपनी को वैलिड मीटिंग बनाने के लिए। quorum का मतलब क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग टू बी अ वैलिड मीटिंग, ठीक है, जो एक वैलिड मीटिंग के लिए ज़रूरी है। तो एक आउटसाइडर, ये तो एक इंटरनल बात होगी ना, तो एक आउटसाइडर को ये इन्वेस्टिगेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और the outsider also need not investigate if the board of directors has acted within its powers when it took its decision and whether the decision conforms to the company's internal procedure or not। यानी कि सिंपल सी बात है, आउटसाइडर ये भी नहीं देखेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने पावर्स के अंदर काम किया है और डिसीजन लिया है, क्योंकि ये सारी इंटरनल प्रोसीडिंग्स है। तो ये आउटसाइडर तो इंडोर मैनेजमेंट के डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग यही मान के चलेगा कि ये सब कुछ फुलफिल हो चुकी है रिक्वायरमेंट्स। तो ये चीज़ें जो है, जैसे रिक्वायरमेंट्स क्या थी हमारी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आउटसाइडर के साथ जिसमें किसी डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट है, तो वो डायरेक्टर वोट नहीं करेगा। और ये चीज़ का ध्यान रखना इंटरनल प्रोसीडिंग्स में होना चाहिए। आउटसाइडर तो यही मान के चलेगा कि उस डायरेक्टर ने वोट नहीं किया। तो ये मैंने आपको सिंपल वे में बताया। अब हम करेंगे इसकी एक्सेप्शंस। अब आप लोगों को आई थिंक डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपका डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट फॉलो नहीं होगा, जहाँ पे यानी कि जहाँ पे आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो, even though according to the doctrine of indoor management it is not necessary for outsiders to investigate the internal procedural formalities of the company, but there are exceptions, हम कहते हैं ना अपवाद है, where protection under this doctrine cannot be claimed। और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर बाय चांस जो आउटसाइडर है, मतलब जो पर्सन कंपनी के साथ डील करने वाला है, उसको नॉलेज है कि कंपनी में इरेगुलरिटी है, उनकी जो इंटरनल फंक्शनिंग है उसमें इरेगुलरिटी है, फिर भी वो कंपनी के साथ डील करता है, तो ऑब्वियस है, जब आपको पहले से ही पता है फिर भी आप डील कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। तो आपको एज आउटसाइडर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अंडर द डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। देखो, if a person has actual or constructive notice of an irregularity in the internal functioning of the company and despite this knowledge he deals with the company, he is not entitled to claim protection under this doctrine। obvious है, जब उसको पता भी है कि internal proceedings सही नहीं हो रही हैं, फिर भी वो डील करता है, तो अब प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक और एक्सेप्शन, कब नहीं मिलेगी? देखो, नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ आउटसाइडर्स। अगर एक आउटसाइडर ही लापरवाह हो जाता है, प्रॉपर ध्यान नहीं देता है, तो भी उसको इंटरनल मतलब जो ये आपकी प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलेगी। देखे कैसे? इफ़ डिस्पाइट सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, यानी कि आप अगर एज एन आउटसाइडर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, थोड़ा सा भी शक हो रहा है, और आपको लगता है कि आपको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए डील करने से पहले,
फिर भी आप रीजनेबल इंक्वायरी किए बिना एक आउटसाइडर डील करता है कंपनी के साथ, और जिससे इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, आपको पता है इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे प्रॉपर, तो फिर भी आपने लापरवाही करते हुए आपने इन डेप्थ एग्जामिनेशन नहीं किया, तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो, इफ़ डिस्पाइट सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस that call for a detailed investigation, an outsider deals with the company without making a reasonable inquiry which would reveal the irregularities, he cannot claim protection under this doctrine। obvious है, फिर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसमें केस है आपका, केस से ना आपको इससे लिंक करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, केस ऑफ आनंद बिहारी लाल वर्सेस दर्शा एंड कंपनी इज एन इम्पॉर्टेंट इल्यूस्ट्रेशन। इसमें क्या था, प्लांटिफ मेड ए कॉन्ट्रैक्ट, प्लांटिफ मतलब जो केस फाइल करता है, एंड एक्सेप्टेड द ट्रांसफर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स अकाउंटेंट। अब यहाँ पे ये देखो, इस पर्सन ने क्या किया, प्लांटिफ ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और कंपनी की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किससे ले लिया, अकाउंटेंट से। द कोर्ट हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी वॉइड। अब कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड मानना ही था। जब आप ये देखो, आपको पता है क्या एक अकाउंटेंट के पास अथॉरिटी होएगी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की? ऑब्वियस एंड नो। आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए थी, आपको नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए थी, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, दैट द प्लांटिफ शुड हैव इंसिस्टेड ऑन सीइंग द पावर ऑफ अटर्नी इन फेवर ऑफ द अकाउंटेंट। अगर वो अकाउंटेंट उसको ट्रांसफ़र कर रहा है कंपनी की प्रॉपर्टी, तो पहले उसको चेक करना चाहिए था कि क्या पावर ऑफ अटर्नी अकाउंटेंट के फेवर में है, बिकॉज इट इज़ जनरली बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ द अकाउंटेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, फोर्जरी। नेक्स्ट आपका एक्सेप्शन है फोर्जरी। दिस डॉक्ट्रिन ऑफर्स नो प्रोटेक्शन टू एन आउटसाइडर हु हैज़ मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अ फोर्स्ड डॉक्यूमेंट, नकली, फेक। अगर फेक चीज़ के बेसिस पे, फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, फॉर्ज्ड का मतलब फेक डॉक्यूमेंट की बेसिस पे आपने एज एन आउटसाइडर कंपनी के साथ डीलिंग कर रहे हो, तब आपको इस डॉक्ट्रिन के अंदर, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंडर, आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सच ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। ओके, द कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द फॉर्जरी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर। तो कंपनी को हम लाइबल क्यों ठहराएंगे? ठीक है, अब इसमें भी एक केस है आपका, रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था, सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी फोर्स्ड द सिग्नेचर ऑफ टू ऑफ इट्स डायरेक्टर्स ऑन अ शेयर सर्टिफिकेट। अब देखो, शेयर सर्टिफिकेट पे डायरेक्टर्स के साइन होते हैं, तो कंपनी के मतलब कंपनी के सेक्रेटरी ने क्या किया कि फेक साइन कर दिए। किसके फेक साइन कर दिए? डायरेक्टर्स के। ठीक है, एंड इशूड इट टू द प्लांटिफ, यानी कि जिस पर्सन ने केस फाइल किया उसको इशू कर दिया शेयर सर्टिफिकेट, जो कि कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ था, द होल्डर ऑफ दिस सर्टिफिकेट क्लेम टू बी अ रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द कंपनी। अब जो जिसको मिला है ये शेयर सर्टिफिकेट, वो बोलता है कि मैं इसका जो है रजिस्टर्ड मेंबर हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे यह हेल्ड किया गया, कोर्ट में ये डिसीजन लिया गया कि जो शेयर सर्टिफिकेट का होल्डर है उसका कोई भी राइट नहीं है कंपनी का मेंबर होने का, बिकॉज जो सिग्नेचर थे वो तो एक्चुअल में डायरेक्टर्स के नहीं थे, वो तो नकली सिग्नेचर बाय द सेक्रेटरी किए गए थे। तो ये फोर्स्ड एब इनिशियो है, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे अब प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। कंपनी क्यों प्रोटेक्शन देगी अगर उसके ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज़ ने फॉर्जरी की है तो? ठीक है, तो ये आपको एक्सेप्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में मेन ये ध्यान है, ये प्रोटेक्शन देता है आउटसाइडर्स को। वो ये मान सकते हैं कि कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग्स किसी भी डील से रिलेटेड पूरी हो चुकी होंगी, बट ये आपको मैंने इसकी एक्सेप्शंस बताई हैं, जैसे नेग्लिजेंस अगर आउटसाइडर खुद ही कर रहा है, फोर्स डॉक्यूमेंट की बेसिस पे हो रहा है, और आपका यहाँ पे इरेगुलरिटी की नॉलेज है फिर भी वो कर रहा है, तो इन सिचुएशंस में जो है उसको कभी भी इस डॉक्ट्रिन के अंडर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ओके, ओके गाइज, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब,
और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी, काफ़ी आपको इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट चेकआउट करना। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।